लाइव देख लो फिर। Okay. So very good evening to every one of you all. आज हमारे रिवीजन का तीसरा सेशन है और इसके पहले आप जानते हो सबसे पहले सेशन में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंपनीज एक्ट को रिवाइज किया था। सेकेंड सेशन में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत की थी जिसमें हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 और 2 रिवाइज किया था। अब हम बढ़ेंगे आगे एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूनिट नंबर 3, और काफी वाइड भी है, जैसे कंसिडरेशन, ब्रीच, कॉन्टिंजेंट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, छोटे छोटे यूनिट्स है। बट परफॉर्मेंस और ये वाला जो यूनिट है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट 3, अ लिटिल लेंदी यूनिट्स। इसे वन शॉट में हम इसको अलग से ही करने वाले हैं आज के दिन, और कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट को हम अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं रिवाइज। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट गाइस। आ जाइए। यू ऑल नो हाउ इट वर्क्स। इट्स अ रिविजन एंड दिस रिविजन इज फॉर यू, इट इज नॉट फॉर मी. So you need to reply to the questions that I am asking to you all. जितना आता है उतना जवाब देने की कोशिश कीजिए। हाँ बेटा, हाय बाय, थैंक यू सो मच, और कुछ बेटा लाइव देखो ना मुझे, मतलब फेस टू फेस। नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड अगर कुछ आपको नहीं याद आ रहा है, कुछ आपने गलत बोल दिया है, कुछ आपका आधा अधूरा याद आ रहा है, प्लीज मार्क दैट पॉइंट देयर एंड देयर इटसेल्फ, ताकि ये सेशन के बाद एग्जैक्टली आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी क्या वीकनेसेस है। लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहली बात तो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, आर यू लिसनिंग? चैट में मैं चाहती हूं एवरीवन, इफ यू आर रेडी प्लीज गिव अ थम्स अप एंड लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन प्रोसेस। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, फास्ट फास्ट एंड नॉट स्लो स्लो। डिस्क्रिप्शन में नोट्स नहीं है मैम, बोलो अनुराग को। ओके, है या नहीं है? बोल दो उसको, जल्दी से बोलो उसको। ओके, थैंक यू काव्या। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए should the parties have the capacity to enter into a contract? ये दूसरी बार तो कर रहा है, म्यूट पे जाना नोट्स के लिए। नीडलेस पब्लिसिटी। पार्टीज का कंसेंट फ्री होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यही 4 टॉपिक्स के इर्द गिर्द हमारा पूरा यूनिट घूम रहा है। सब कुछ यही 4 टॉपिक्स के बारे में है, बट कुछ कुछ पॉइंट्स तो बहुत डिटेल में है, जैसे कि इट मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। इसमें एक पॉइंट है ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी के 9 बच्चे हैं। इतने डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं। लास्ट वाला पॉइंट भी जो है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, उसके भी 10 से 12 पॉइंट्स हैं। तो इतने डिटेल में दिखने के लिए ये पूरा टॉपिक में सिर्फ ये 4 बातें हैं, बट बाकी की बातें भी हमें करनी है, वो भी इन डिटेल। जैसे कि पहले पॉइंट से अब चालू करते हैं, कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनने के लिए द पार्टीज शुड हैव the capacity to enter into a contract. It means they should be competent to enter into a contract. Now the question arises, कब माना जाएगा that you have the capacity to enter into a contract? 3 बातें हैं। You should be major, sound mind
and not disqualified by law. So valid contract can only be entered by a person who is a major, sound mind and not disqualified by law. अगर कोई माइनर अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको लॉ ने डिस्क्वालिफाई किया है, वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता. द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिम इज इनवैलिड इन नेचर. अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं. पहला, मेजर. कब माना जाएगा दैट यू आर अ मेजर? सो एनी पर्सन who has completed 18 years of age is going to be considered as a major, and only a major person can enter into a contract. General rule बोलता है because a minor does not have the capacity to enter into a contract. Any contract entered with a minor is going to be void ab initio. So it's going to be void right from the beginning. In fact, आज भले ही माइनर है, कल जाके तो वो मेजर होगा, बट फिर भी लॉ मेकर ने कह दिया है ऐसा माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, है और रहेगा. उसका रैटिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं. सो इवन इफ अ माइनर बिकम्स अ मेजर, सच कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओरिजिनली वॉइड अब इनिशियो थे, उसका कोई रैटिफिकेशन अलाउड नहीं है. इवन इफ द माइनर बिकेम अ मेजर नाउ, माइनर मेजर बन गया है, बट फिर भी रैटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. बट हां, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपने माइनर के साथ किया है, जिसमें माइनर बेनिफिशियरी है, जिसमें माइनर, कम ऑन गाइस, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. माइनर की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हो रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स मिल रहा है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड रहेगा और क्या वो एनफोर्सेबल रहेगा इन द आईज ऑफ लॉ? अरे बोलो ना, अरे बोलो. अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी. जिसका क्या मतलब होगा? माइनर ने अपने आप को फॉल्सली मेजर की तरह रिप्रेजेंट किया है. मतलब माइनर तो माइनर ही है, बट झूठ बोल रहा है उन्होंने. वो बोल रहा है कि वो मेजर है, बट फिर भी वो अपनी माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है. एस्टॉपेल का रूल माइनर के अगेंस्ट एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज. व्हाट डज दिस पॉइंट से? अगर आपने माइनर को नेसेसरीज सप्लाई की है, नेसेसरीज जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, तो ये जो नेसेसरीज है उसका खर्चा आप माइनर से ले सकते हो. बट ऑफ कोर्स यस, उससे आप पर्सनली नहीं ले सकते हो. अगर लेना भी है तो आपको लेना पड़ेगा ओनली फ्रॉम हिज एसेट्स. यू कैन नेवर मेक अ माइनर पर्सनली लायबल. सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी ही लायबल हो सकती है. ओके, नेक्स्ट, अगर माइनर के बिहाफ पे गार्डियन ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है तो क्या होगा? क्या उसको एनफोर्स किया जा सकता है? सेम लॉजिक, एनफोर्स नहीं किया जा सकता है. एनफोर्स तभी किया जाएगा जब वो उसके बेनिफिट के लिए है. तो अगर माइनर खुद कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता, उसके बिहाफ पे कोई गार्डियन भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता. कैन यू फाइल अ केस अगेंस्ट अ माइनर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? द आंसर इज नो. देखो, माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट में लायबल ही नहीं है, तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल करके ये नहीं बोल सकते कि जो तूने कॉन्ट्रैक्ट में वादा किया था उसको तू पूरा कर. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वही होता है. कभी कभार डैमेजेस जब एडिक्वेट रेमेडी नहीं होते हैं, यू गो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. बट माइनर तो एनीवेज विच कैन नेवर बी लायबल ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट. तो इसलिए आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस भी माइनर के अगेंस्ट नहीं बना सकते हैं. बना सकते हैं या नहीं? कैन अ माइनर बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट?
Yes or no? I want virtual kids to answer yes or no. Can a minor be declared as insolvent? Very good, Akash. The answer is no. Why no? इसकी तो कोई liability नहीं है, इसकी तो बस assets ही asset है, तो ये बंदा कभी भी insolvent declare 10 बार से ज्यादा हो चुका है ये. बताओ, can you create a partnership with a minor? But can you admit a minor in an existing partnership firm for your benefits? Yes. Can a minor be appointed as an agent? Yes. But कल जाके अगर उसने अपने authority से ज्यादा कुछ काम कर लिया तो आप उसको liable treat नहीं कर सकते. तो कल जाके अगर आपने माइनर को बोला कि मेरी घड़ी बेच, क्या उसने घड़ी बेच दी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और एनफोर्सेबल है? यस, बिकॉज ही कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट. बट मैंने उसको बोला ये घड़ी ना 5,000 से नीचे मत बेचना, वो 4,000 में बेच के आया, क्या मैं उससे 1,000 रुपए रिकवर कर पाऊंगी? मैं उससे 1,000 रुपए रिकवर नहीं कर पाऊंगी. सो एन इन्फेंट इफ ही इज नॉट केपेबल ऑफ बाइंडिंग, मतलब अगर माइनर खुद कॉन्ट्रैक्ट में लायबल नहीं होता है, he cannot also make his parents or guardian liable. Even for the necessaries you cannot make your parents or guardian liable. हाँ, पेरेंट ने आपको भेजा है तो फिर आप एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हो, तो फिर आप बोल सकते हो कि इसका पैसा मम्मी पापा से या गार्डियन से ले लेना. बट खुद से अगर आप गए हो और कुछ शॉपिंग करके आए हो और बोला है मम्मी पापा से पैसे ले लेना, लीगली उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. बट अगर कोई ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है, मेजर माइनर, माइनर में अकेले नहीं, ज्वाइंटली विद अ मेजर, किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड एनफोर्सेबल इन द आईज ऑफ लॉ. तो मैंने एग्जाम्पल दिया था प्रोमिसरी नोट का. एक मेजर है और एक माइनर है, दोनों ने मिलकर प्रॉमिस दिया है किसी थर्ड पार्टी को कि हम 3 महीने बाद आपको 10,000 रुपए देंगे. 3 महीने बाद क्या मैं ये प्रॉमिसरी नोट को एनफोर्स कर सकती हूं? यस. क्या ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड है? यस. क्योंकि अकेला माइनर प्रॉमिस नहीं दे रहा है, माइनर के साथ मेजर भी प्रॉमिस दे रहा है. नेक्स्ट पॉइंट, श्योरिटी फॉर अ माइनर. कोई माइनर के बिहाफ पे क्या आप गारंटी ले सकते हो? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. श्योरिटी मतलब गारंटर. श्योरिटी मतलब क्या? तो यू कैन एक्ट एज अ गारंटर ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? देखो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मेथड से नहीं बन सकता है, माइनर के साथ कंपनी भी इनकॉर्पोरेट नहीं की जा सकती है. बट अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स है, माइनर के फेवर में शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं. लायबिलिटी फॉर टॉर्ट, कल जाके माइनर ने कुछ टॉर्ट मतलब सिविल रॉन्ग अगर कर लिया, क्या वो खुद लायबल रहेगा फॉर द सिविल रॉन्ग दैट ही हैज डन? द आंसर इज यस. सो अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग एंड अ माइनर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर अ सिविल रॉन्ग दैट ही हैज डन. तो ये वो सारे पॉइंट्स है विच इज रिलेटिंग टू अ माइनर. बेटा ध्यान दो, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिविजन. अच्छे से बैठो, आप भी अच्छे से बैठो, इधर देखो स्क्रीन के पास. हाँ, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. पहली बात तो अगर कोई व्यक्ति परमानेंटली अनसाउंड माइंड का है, ही कैन नेवर एवर एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. बट अगर कोई व्यक्ति जिसका माइंड टेम्पररी साउंड, टेम्पररी अनसाउंड माइंड का रहता है, वो तभी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है जब उसका माइंड साउंड है. वो तब कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता है जब उसका माइंड अनसाउंड है. अगर अनसाउंड पीरियड के वक्त उससे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया तो माना जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है.
और इसी में कैपेसिटी में लास्ट पॉइंट आता है, देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव बीन स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ and are not qualified to enter into a contract, जैसे कि a foreign sovereign, ambassadors, a convict, insolvent person, they have been specifically disqualified from entering into a contract. ये लोग contract enter नहीं कर सकते. तो पहला हिस्सा out of the 4 parts is done. तो अदर एसेंशियल में आता है कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा वाला अदर एसेंशियल इज फ्री कंसेंट. क्या है बोलो तो? सो 2 or more persons are said to have given consent when they agree upon the same thing in the same sense at the same time. Very good. क्या बात है, उसको कहते हैं कंसेंसस एड इडियम. दीपिका का एग्जाम्पल याद कीजिए. बट अब सुनो, कंसेंट तो मिलना चाहिए बट कंसेंट फ्री भी होना चाहिए. कंसेंट इज नॉट फ्री when it is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. अब एक एक करके 5 भी पॉइंट्स को हम डिटेल में देखने वाले हैं. सबसे पहला पॉइंट है कोअर्शन. कोअर्शन को डिफाइन करते हैं. ओके, व्हेन यू आर कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट which is forbidden by the Indian Penal Code, or detaining or threatening to detain the property of some other person, तो माना जाएगा आपने coercion को किया है एक्सरसाइज. वर्चुअल किड्स, कम ऑन, प्लीज बी मोर एक्टिव इन द चैट बॉक्स. जल्दी जल्दी आप रिप्लाई कीजिए एंड टेल योर फ्रेंड्स दैट आई एम लाइव. आज का सेशन 7 बजे नहीं, 6:15 बजे ही चालू हो गया. अगर बाकी के लोग अवेयर नहीं है, प्लीज डू शेयर द वीडियो एंड लेट देम नो दैट टुडे सेशन स्टार्टेड ऑलरेडी एट 6:15. ओके, आज का टाइम थोड़ा सा प्रीपोन हुआ था फॉर सम रीजंस. ओके, आ जाइए. अदरवाइज तो आप जानते हो 7 बजे ही हमारे रिविजन सेशंस चालू होते हैं. तो अब कोअर्शन का इफेक्ट क्या होगा? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोअर्शन से एंटर किया गया है, the contract is voidable at the option of the aggrieved party. तो वो अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करके void बना सकता है. बट अगर आपने रिसाइंड करके void बना दिया, जो भी बेनिफिट आपको मिला है वो बेनिफिट आपको रिटर्न करना पड़ेगा. यू विल हैव टू रीस्टोर द बेनिफिट्स टू द अदर पार्टी फ्रॉम whom you received it. याद कीजिए, नाना पाटेकर ने गन पॉइंट पे रणबीर कपूर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था. गन पॉइंट पे एंटर किया गया कॉन्ट्रैक्ट, इज इट बाय कोअर्शन? कंसेंट फ्री? यहां पे आप अगर चाहो, आप मतलब कौन, नाना पाटेकर या आरके? आरके कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है रिसाइन. नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस. देखो, जब 2 पार्टीज के बीच में कोई ना कोई टाइप का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, कैसा हम देखेंगे, रियल एंड एपरेंट, फिड्यूशरी देखेंगे आगे. बट यस, देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज. उतना ही नहीं, रिलेशन ऐसा है दैट वन पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी. उतना ही नहीं, ये जो व्यक्ति है जो डोमिनेटिंग पोजीशन में, उसने अपने पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठाया है ताकि दूसरी पार्टी हां बोल दे. तो ये जो कंसेंट है, दैट्स कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस. देखो कितने डिटेल में हम रिवाइज कर रहे हैं. क्लास में तो हमने एक एक शब्द को एक एक पूरा दिन दिया था. अनड्यू इन्फ्लुएंस, आप जानते हो, द रिलेशनशिप शुड बी देयर बिटवीन द पार्टीज. आप लोगों को गर्म हो रहा है? आप लोग अभी भाग के आए हो ना? ऐसे अकेले अकेले खा के आते हो, अच्छी बात नहीं है ये. आप पूछो, मैं आऊंगी आप लोगों के साथ. ठीक है, ओके. सुनो मेरी बात, ये जो पार्टीज है इनके बीच में कोई तो टाइप का रिश्ता है. अब
कैसा कैसा रिश्ता हम देख ही लेते हैं। चलो, एक तो हो सकता है रियल एंड एपरेंट। रियल एंड एपरेंट मतलब देखते से समझ जाता है that one party is in a position to dominate the will of the other, जैसे कि master and servant, employer and employee, doctor and patient। या तो फिर रिलेशनशिप हो सकता है फिड्यूशरी। फिड्यूशरी मतलब अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, लॉयर और उसका क्लाइंट। या तो देयर इज मेंटल डिस्ट्रेस, बूढ़े कमजोर पिताजी और उनका यंगेस्ट सन, क्योंकि बूढ़े कमजोर पिताजी फिजिकली वीक है, मेंटली वीक है, और आपने इस पोजीशन का गैर फायदा उठाया है और पापा को मजबूर किया है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस। या तो फिर माय डियर स्टूडेंट्स, अनकॉन्शियसनेबल बार्गेन्स। अनकॉन्शियसनेबल मतलब समथिंग दैट्स नॉट कॉन्शियस। अनशंड कुछ भी आप रेट मांग रहे हो, पैसे डिमांड कर रहे हो, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो सामने वाली पार्टी कितने कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में और उसको पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है। आपने इस पोजीशन का गैर फायदा उठा के उनके साथ ऐसा अनशंड टर्म्स एंड कंडीशन वाला कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया है। तो अब रिलेशनशिप इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज। रिलेशनशिप ऐसा है that one person is in a position to dominate the will of the other. So both of the parties are not at par with each other. एक डोमिनेट कर रही है और दूसरे के ऊपर डोमिनेशन एक्सरसाइज किया जा रहा है। उतना ही नहीं, ये जो आपकी पोजीशन है ना, आपका ऑब्जेक्टिव है कि इस पोजीशन का मैं गैर फायदा उठाओ और दूसरी पार्टी को मजबूर करूं कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए। तब माना जाएगा that there has been undue influence that has been exercised. Are you understanding this? So the burden of proving the absence of dominant position to obtain an unfair advantage will lie on the party who is in a position to dominate the will of the other party. तो अगर मास्टर और सर्वेंट है, मास्टर को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने अपनी पोजीशन का गैर फायदा नहीं उठाया है। कोर्ट तो ऑटोमेटिकली किसको फेवर करेगी? सर्वेंट को। वैसे अगर बूढ़े कमजोर पिताजी और बेटा है, कोर्ट किसको फेवर करेगी? बूढ़े कमजोर पिताजी को। कोर्ट में बेटे को प्रूफ करना होगा कि ही जज साहब, पापा ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया वो अपनी मर्जी से किया है, मैंने उनको कोई धमकी नहीं दी है। ओके, समझ रहे हो क्या आप? नेक्स्ट, ये तो डिफरेंस है। फ्रॉड, तीसरा एस्पेक्ट क्या है? फ्रॉड। कब माना जाएगा कि फ्रॉड हुआ है? पहली बात तो आपने कोई चीजों का रिप्रेजेंटेशन दिया है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, दिस इज ऑफ अ फैक्ट, नॉट ओपिनियन। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट। और ओपिनियन में क्या डिफरेंस होता है? तो रिप्रेजेंटेशन है और रिप्रेजेंटेशन फैक्ट का है, और ये फैक्ट कैसा है? फॉल्स है। और दूसरी पार्टी को आपने ये झूठी झूठी बातें बोली है ताकि आप उसको इन्फ्लुएंस कर सको और वो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ एंटर कर ले। आपको पता था कि जो भी आप बातें बोल रहे हो वो झूठी है। यू आर अवेयर, यू हैड द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी। मतलब आपको पता है कि जो आप बोल रहे हो वो झूठ है, फिर भी आप झूठी झूठी बातें बोल रहे हो, और दूसरी पार्टी ने, बिचारी ने, आपकी झूठी बातों पे रिलाई किया है, जिसके वजह से उसको हो गया है नुकसान। तो तब माना जाएगा कि हुआ है फ्रॉड। बताओ, फ्रॉड से किया गया कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? वैलिड, वॉइड या वॉइडेबल? वॉइडेबल, वो भी एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। तो क्या क्या कर सकता है अग्रीव पार्टी? एक, रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, स्यू फॉर डैमेजेस। और अगर लग रहा है
damages adequate remedy नहीं है, we can go for specific performance. We can go for what? तो बताओ फ्रॉड के केस में 3 रेमेडीज क्या क्या है? वापस से बोलो, नाश्ता करके नहीं आए हो क्या? रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट और गो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. क्या तुम्हें याद है? याद है या नहीं? Silence does not amount to fraud. Silence, but yes, when it is your duty to speak and you remain silent, then this silence will amount to fraud. Okay? ये आप लोगों को नहीं है, ये सिलेबस में से हटाया गया है. And where your silence is equivalent to speech, तब भी आपका साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड. तो यही सारी बातें थी फ्रॉड की. अब बढ़ते हैं आगे, एंड दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन. मिस रिप्रेजेंटेशन में भी आपने कुछ फैक्ट्स दिए. ये फैक्ट्स फॉल्स है, बट यू बिलीव इट टू बी ट्रू. मतलब आपको लगा जो भी आप कुछ बोल रहे हो वो सच है, बट जबकि ये स्टेटमेंट सच नहीं थे, ये स्टेटमेंट्स झूठे हैं. बट सच समझ के बोला है या झूठ समझ के बोला है? बोला तो झूठ ही है ना. तो इसलिए फ्रॉड में भी और मिस रिप्रेजेंटेशन में भी, दोनों में भी द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी. यहां पे आपका इंटेंशन दूसरी पार्टी को डिसीव करने का नहीं था. यहां पे आपके इंटेंशंस क्लियर थे, इनोसेंट थे आप. आपको खुद को नहीं पता था क्या जो आप बोल रहे हो वो झूठ है. आपने तो सच समझ के इसको बोला था. अरे हाँ या ना? सो व्हाट इज द लीगल इफेक्ट इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड विदाउट फ्री कंसेंट? तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोअर्शन, फ्रॉड, misrepresentation, undue influence, so contract is voidable at the option of the aggrieved party. हाँ या ना? But of course yes, इसमें एक exception है. If you had the means of discovering the truth with ordinary diligence, common sense, फिर हेरा फेरी, अनुराधा, अक्षय कुमार 1 करोड़ को 2 करोड़ 21 दिन में करके दे गए. कॉमन सेंस लगाओ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. 21 दिनों में पैसा डबल, क्या ये पॉसिबल है? कल जाके आपके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड हो गया, आपने कॉमन सेंस भी अप्लाई नहीं किया, तो हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे. अनफॉर्चुनेटली लॉ आपको फेवर नहीं करता, क्योंकि आपने यहां पे नेग्लिजेंटली बिहेव किया है. कैसे बिहेव किया? यू डिड नॉट इवन अप्लाई ऑर्डिनरी डिलिजेंस. बोलो तो, मतलब कॉमन सेंस आपने अप्लाई और कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया. इसमें गलती आपकी है. दिख रहा है दाल में कुछ काला है, फिर भी दाल पी रहे हो, तो पेट तो दुखने ही वाला है ना. बाद में अगर पेट दुखे तो ये नहीं बोल सकते कि तेरी गलती है, भाई आपकी गलती है. आ रही है क्या बात समझ में? और इसी में लास्ट पॉइंट है मिस्टेक. तो मिस्टेक इज नथिंग बट इट इज एन एरोनियस बिलीफ, जिसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है. यही मिस्टेक बायलैटरल हो सकता है या यूनिलैटरल हो सकता है. When both the parties are under an erroneous belief, it's a bilateral mistake. But when only one party is under an erroneous belief, it's known as a unilateral mistake. यही मिस्टेक लॉ की भी हो सकती है और यही मिस्टेक फैक्ट की भी हो सकती है. अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो फिर इट्स नो एक्सक्यूज. Ignorance of Indian law is non-excusat. इसको हम एक्सक्यूज नहीं मानेंगे. किसके पास है दूसरा माइक?
दूसरे माइक की आवाज क्यों आ रही है? बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट के केस में हम अग्रीमेंट को कंसिडर करेंगे एज वॉइड एब इनिशियो. ओके, तो ये था दूसरा पहलू कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कंसेंट फ्री होना जरूरी है. पहला पॉइंट क्या था? कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. क्या था पहला पॉइंट? किन में कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने की? बोलो. मेजर. और कंसेंट क्या फ्री होना जरूरी है? कंसेंट फ्री नहीं होता है इफ इट इज कॉज्ड बाय, कम ऑन गाइस, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. सबको रिप्लाई करना है. जो रिप्लाई नहीं करेगा वो फेल होएगा. देख लो आप, इंक्लूडिंग वर्चुअल किड्स. कम ऑन गाइस, रिप्लाई. अगर मैं इतना आपके लिए कर सकती हूं, आप अपने लिए तो कर ही सकते हो. करना या नहीं करना अपने लिए? ये आपकी लाइफ का इन्वेस्टमेंट है. ये फाउंडेशन है टू योर सीए जर्नी. ओके, नेक्स्ट, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ऑब्जेक्ट एज वेल एज कंसिडरेशन, दोनों भी चीजें लॉफुल होना जरूरी है. अब आप देखोगे कुछ पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स में या तो आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है या तो फिर आपका कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. कौन से ये पॉइंट्स? लेट्स चेक इट आउट. When you agreed to do something that is prohibited by law, forbidden by law, कोई भी काम अगर आपने करने का डिसाइड किया है जिसको कानून ने बैन किया है, प्रोहिबिट किया है, फॉरबिडिंग किया है, तो ऐसा अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो. ए ने बी के साथ अग्री किया सी का मर्डर करने के लिए. इज दिस अलाउड और प्रोहिबिटेड? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा भी? क्या वो अग्रीमेंट ही रह जाएगा? क्योंकि यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव लीगल नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ. तो पार्टीज का इंटेंशन है लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करने का. आपका इंटेंशन ही कितना वाहियात है. Unfortunately, my dear students, the court will not enforce such type of contract. आपने लैपटॉप खरीदा है, जीएसटी दिए बिगर. Are you trying to defeat the provisions of the GST Act? हम ऐसा करने आपको देंगे नहीं. नेक्स्ट, ऐसा अग्रीमेंट आप एंटर कर रहे हो जो फ्रॉड्यूलेंट है इन नेचर. तो ऐसा अग्रीमेंट जिससे आप फ्रॉड कर रहे हो, आपको लगता है कानून इसको प्रमोट करेगा? कानून उसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करेगा. और ऐसे अग्रीमेंट को हम कंसिडर करेंगे एज वॉइड एब इनिशियो. नेक्स्ट, व्हेन द कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन. या तो किसी इंसान को चोट पहुंचा रहा है या तो उसकी प्रॉपर्टी को. जैसे मेरी कॉपीराइटेड बुक्स, जो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको आप कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो और बेच रहे हो. Are you doing an act which is injuring my property? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी वैलिड और इन्फोर्सेबल नहीं होते. या आपने किसी के साथ अग्रीमेंट किया है और उस व्यक्ति को आपका स्लेव, गुलाम बना दिया है, तो फिर ऐसा वैलिड नहीं है. इट्स इनह्यूमन. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आप कभी एंटर नहीं कर सकते. नेक्स्ट, ये तो आपका फेवरेट है, ऐसा कंसिडरेशन है जिसको कोर्ट ने माना है इमोरल. पति पत्नी और वो ने पत्नी को पैसे दिए थे अपने पति से तलाक लेने के लिए. पत्नी ने पैसे भी ले लिए और तलाक भी नहीं दिया. क्या वो पत्नी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? ऐसा केस मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने इस कंसिडरेशन को माना है एज इमोरल. क्या माना है? ओके, ये एग्जाम्पल्स भूलोगे नहीं कभी. देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट.
कंसिडरेशन इज ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी। यहां पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है क्योंकि कंसिडरेशन इज ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कब कब कंसिडरेशन पब्लिक पॉलिसी को ऑपोज्ड है? सबसे पहली बात तो ट्रेडिंग विथ एनिमी। आप ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो जिसके साथ इंडिया इज एट वॉर, मतलब आपका सेल्फ इंटरेस्ट इज मोर एज कंपेयर टू नेशन का इंटरेस्ट। असं कसं नाही चालणार। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं हो सकता। ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ऑपोज टू व्हाट? कम ऑन गाइस, पब्लिक पॉलिसी। वेरी गुड। आकाश, रोहित, भागवत, हर्ष, क्या बात है। इट्स मी गाइस, वाह। ओके, नेक्स्ट, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। क्या तुम्हें याद है? हमने क्लास में क्या था? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एंड इंटरफियरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। क्या तुम्हें याद है? आप प्रेस्टीज से घर जा रहे थे, दो लोग बाइक पे आए, एक ने मर्डर किया, जिसने मर्डर किया उसने देखा कि आपने देखा। क्या तुम्हें याद है? So an agreement to present proceedings already instituted from running their normal course using force tends to stifling prosecution and hence it is void ab initio। जो प्रोसीडिंग शुरू है उसको ड्रॉप करने के लिए आपने पैसा दिया है, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। बट उसमें एक पॉइंट था, कंपाउंडिंग। वेरी गुड, जिसने भी कहा है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहां कानून ने कंपाउंडिंग अलाउ किया है, तो पैसे देके आप केस को ड्रॉप कर सकते हो। जहां अलाउड है वहां लीगल है और वैलिड है, बट जहां अलाउड नहीं है और फिर भी आप स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन करते हो, इट इज ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वॉइड ab initio। इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। जज साहब को घूस दिया है कि डिसीजन आपके फेवर में ले, सीधी बात, नो बकवास, इज इंटरफेयरिंग इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। क्योंकि आपने ये जो BMW कार दी है उनको 50 लाख की, उससे अब वो इन्फ्लुएंस हो गए डिसीजन आपके फेवर में लेने के लिए, नहीं तो उनका डिसीजन न्यूट्रल होता। बट ये कार के वजह से अब उनका डिसीजन आपके तरफ बायस्ड है। हाँ, तो एन अग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्ट इज टू इंड्यूस अ जुडिशियल ऑफिसर टू एक्ट पार्शली। पार्शली मतलब समझता ना, बायस होना, पार्शल होना, और टू एक्ट इन अ करप्ट वे, घूस देना, करप्शन, is void and opposed to public policy। Maintenance and शामपट्टी। So शामपट्टी जिसमें आप पैसे मांग रहे हो, इसलिए शामपट्टी, ठीक है। बट बोलते वक्त आप बोलोगे मेंटेनेंस एंड शामपट्टी। मेंटेनेंस में आप एक ऐसा अग्रीमेंट बना रहे हो जहां पे आप दूसरे पर्सन को बोल रहे हो मैं तुझे मदद करूंगा केस मेंटेन करने के लिए, बट आई हैव नो इंटरेस्ट इन वॉट एवर यू विल गेट आफ्टर विनिंग द केस। बट शामपट्टी इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ मेंटेनेंस। यहां पे आप असिस्ट तो कर रहे हो, बट इन एक्सचेंज दैट यू वॉन्ट सम पोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन। अब देखो, जब तक केस बोनाफाइड है, जब तक केस, मेंटेनेंस एंड शामपट्टी बोथ आर वैलिड। बट अगर आपका केस मैलाफाइड है, मेंटेनेंस एंड शामपट्टी आर ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड वॉइड एब इनिशियो। तो आपका मोटिव मैलिशियस नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। आपने ट्रैफिकिंग खरीदी है कोई टाइटल या खरीदी है कोई पोजीशन, तो बेस्ट सूटेबल क्वालिफाइड कैंडिडेट को वो जगह ना मिलते हुए आपको ये जगह मिल गई। खरीदा है आपने, ट्रैफिक किया है, ट्रेड किया है उस पब्लिक ऑफिस में। इट्स ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पद्म विभूषण के लिए पैसा दिया है, वो अवार्ड खरीदा है, अर्न नहीं किया है। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक टाइटल्स ऐसा अलाउड नहीं है। कोई भी अग्रीमेंट जिसके वजह से मोनोपोली क्रिएट हो रही है, वो मैंने एग्जांपल दिया था, वेस्ट बंगाल में 2 ही ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वाली कंपनीज है, दोनों मर्ज हो गई और रेट को अनशंड बढ़ा दिया और पब्लिक को लूटा, वो भी कोरोना के टाइम पे। ऐसा अग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश अ मोनोपोली is opposed to public policy and hence it is void ab initio. Next and last point, marriage brokerage agreement. आपने agree किया है to negotiate marriage for a reward. It's known as a marriage brokerage agreement and such agreement is opposed to public policy and void ab initio. हाँ, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। जो काम करना आपकी लीगल जिम्मेदारी है, उसी काम के लिए आप पैसे मांग रहे हो, तो ऐसा अग्रीमेंट भी वॉइड एब इनिशियो है। बस लास्ट 10 मिनट्स हो गया, मैक्स 50 मिनट्स। चलो चलो, सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन, वर्चुअल किड्स, हो रहा है, कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट, यस, आ जाइए। वर्चुअल किड्स जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। यस, लेट्स चेक इट आउट। आ जाइए आ जाइए। void agreement, come on guys. So there are certain agreements which are expressly declared as void. कानून नहीं बोल दिया है भाई ये तो void है, कुछ नहीं हो सकता है, void agreement है, void agreement है, void it's void ab initio. ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना भी नहीं, स्टार्टिंग से ही void है। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, वंस you are the age of marriage, you can get married to any person you wish to. अग्रीमेंट के द्वारा अगर मैंने किसी को रोका है कि तू शादी मत कर, मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगी, वो 50 लाख रुपए भी ले सकता है और शादी भी कर सकता है, क्योंकि ये अग्रीमेंट इज void ab initio. हाँ, बट अगर आपने माइनर को शादी करने से रोका है तो अग्रीमेंट इज वैलिड. अदर देन माइनर इज void. अदर देन माइनर इज void. माइनर के लिए वैलिड. नेक्स्ट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. इंडिया में आप जो लॉफुल प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेडिंग करना चाहते हो, लॉफुल, आप लीगली कर सकते हो. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, समझ रहे हो आप, या सीए का बेटा सीए ही बनेगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है. आपको जो करना है करो. सीए बनने के बाद भी आप बिजनेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सरकार को. बट कभी कभार आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कुछ लोगों को रोक सकते हो कुछ बिजनेस करने से, और ये जो आपने रोका है ना, ये वैलिड है. हाँ, ये इस जनरल रूल के है एक्सेप्शंस. कौन से एक्सेप्शन? वन इज सेल ऑफ गुडविल. तो कभी भी कोई भी पर्सन जब अपनी गुडविल बेचता है, जिसने गुडविल खरीदी है
वो बेचने वाले व्यक्ति को बोल सकता है इतने टाइम के लिए, इतने जगह के लिए सेम बिजनेस मत करो। ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होना जरूरी है, ठीक है। चितले बंधु भाकरवड़ी, रीजनेबल टाइम, रीजनेबल प्लेस एंड सेम बिजनेस, सेम बिजनेस। अगर वो मिठाई वाला है वो ज्वेलरी का बिजनेस कर सकता है, ज्वेलरी वाला है कपड़ों का बिजनेस कर सकता है, कपड़े बेचने का धंधा है एक्सेसरीज बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बिजनेस नहीं कर सकते। एक बार इंस्टीट्यूट ने एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था, एक बंदा डील करता है रियल ज्वेलरी में, उसने अपनी गुडविल बेची और रिस्ट्रिक्शन लगाया इतने टाइम इतनी जगह, तुम रियल एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी में नहीं डील कर सकते। क्या ये बंदा आर्टिफिशियल ज्वेलरी में डील कर सकता है? हाँ, ऐसा रिस्ट्रिक्शन आप उस पे नहीं लगा सकते। रिस्ट्रिक्शन लगाना भी है, इट शुड ओनली बी फॉर रियल ज्वेलरी, नॉट फॉर आर्टिफिशियल। कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा भी है ना एक्सप्रेसली, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी वॉइड। नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगा कॉन्ट्रैक्ट है, लिखा है, दोनों ने अग्री किया है। नो नो, दिस इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एक्ट में आउटगोइंग पार्टनर को हम रोक सकते हैं सिमिलर बिजनेस करने के लिए फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड प्लेस, और ये रिस्ट्रिक्शन विल बी अ वैलिड रिस्ट्रिक्शन। और तीसरा है अग्रीमेंट ऑफ सर्विस, जहां आप आपके एम्प्लॉय को रोक सकते हो कंपीटिंग बिजनेस चालू करने के लिए। सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, क्या तुम्हें याद है जब तक जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर के साथ काम कर रहा है, हमने बोला है आप अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोल सकते। ऐसा अग्रीमेंट ऑफ सर्विस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपने रिस्ट्रिक्ट किया है बट फिर भी ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड है, अग्रीमेंट ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। तो ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिसके द्वारा आपने दूसरी पार्टी को रिस्ट्रिक्ट किया, वो भी एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब 100% कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स एनफोर्स करने के लिए और कोर्ट में जाने के लिए, तो ये क्लॉज वॉइड एब इनिशियो है। आपका जन्म सिद्ध अधिकार है कि अगर सामने वाले पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, आप उसके अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो। और अगर उसने आपको रोका कोर्ट में जाने से, तो ये रोकना एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। बट अगर पार्टीज ने डिसाइड किया हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम ये मैटर आर्बिट्रेशन में रिफर करेंगे, तो क्या ये वैलिड है? तो ये चीज वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ऐसा अग्रीमेंट जिसका मीनिंग सर्टेन नहीं है। गिव मी 1 लीटर ऑफ ऑयल। आई डोंट नो, क्या यहां पे अनसर्टेन है, वेग है, क्लियर नहीं है? अग्रीमेंट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। वेगरिंग अग्रीमेंट्स भी क्या वॉइड होते हैं? वेगरिंग अग्रीमेंट भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि यहां पे वेगर इन्वॉल्व्स द पेमेंट ऑफ मनी डिपेंडिंग अपॉन एन अनसर्टेन इवेंट। So you're promising to pay money or money's worth upon the happening or not happening of an future uncertain event. Parties have no interest in the event. उनको सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है, and that is the betting amount. And this whole game is win-lose mentality. एक के हार पे दूसरी पार्टी जीत रही है, इसलिए हमने कहा है वेगर इज वॉइड एब इनिशियो। महाराष्ट्र और गुजरात में तो इट इज इलीगल ऑल्सो,
वॉइड तो है प्लस इलीगल भी है, आपको जेल भी भिजवाया जा सकता है अगर आपका वेगर पकड़ा गया। अब कुछ ट्रांजैक्शंस है जो वेगर जैसे ही है, और क्योंकि वो वेगर जैसा है हमने उसको वॉइड ab initio माना है। जैसे कि कोई लॉटरी ट्रांजैक्शन, इट्स अ गेम ऑफ चांस, नॉट अ गेम ऑफ स्किल और नॉलेज, इसलिए उसको गैम्बल माना है और उसको वॉइड ab initio माना है। गवर्नमेंट भी अगर वो लॉटरी कंडक्ट करवा रहा है तो भी वो वेगर है, तो भी वो वॉइड ab initio है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इलीगल नहीं होगा, बट लॉटरी है ना, गेम ऑफ चांस ही है ना, वॉइड ab initio। क्रॉसवर्ड पजल्स और कंपटीशन, उसको भी हमने वेगर माना है क्योंकि वो इतने आसान है, लिटरली एवरीवन कैन सॉल्व इट, और अल्टीमेट विनर लॉटरी से ही सिलेक्ट किया जाता है। इसलिए ऐसे क्रॉसवर्ड पजल्स और कंपटीशन को हमने वेगर माना है और उसको वॉइड ab initio माना है। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन, इसके लिए हमने पूरे 45 मिनट्स डाले थे, जिसमें पार्टीज का इंटेंशन स्टार्टिंग से ही प्राइस को सेटल करना था। ऐसा स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन इज वॉइड ab initio, जहां पे स्टार्टिंग से ही आपका इंटेंशन प्राइस को सेटल करना था, इज वॉइड ab initio। हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन, जहां पे वेगर का अमाउंट इज लेस देन 500, इज गैम्बल। तो मतलब कोई घोड़े पे बेट लगाना भी है 500 या उससे ज्यादा, 500 से कम इज गैम्बल, वॉइड ab initio। अब देखो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो वेगर जैसे रिजेंबल करते हैं बट वेगर है नहीं, उसके वजह से वो वॉइड नहीं है बल्कि वो है वैलिड। कौन से ये ट्रांजैक्शन, 1 चिट फंड, नेक्स्ट शेयर मार्केट पे किए गए ट्रांजैक्शंस, नेक्स्ट गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन जैसे कि केबीसी। यहां पे गेम ऑफ चांस नहीं है, आपका स्किल है, नॉलेज है, हुनर है, इसलिए इसको हमने गैम्बल नहीं माना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि इट्स विन विन, दोनों पार्टीज की जीत हो रही है, इनको प्रीमियम मिल रहा है और इनका रिस्क कवर हो रहा है, इसलिए ये गैम्बल नहीं है। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ। यस नो गाइस? तो ऐसे करके हमारा पूरा एग्जॉस्टिव रिवीजन ऑफ यूनिट नंबर 3 कम्स टू एन एंड। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। और ये सारे, एक मिनट, ये सारे रिवीजन वीडियोस जो है दे आर ऑन यूट्यूब। आप अपने टाइम, अपने स्पीड, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इन वीडियोस को कितनी भी बार देख सकते हो। घर पे जब भी नेक्स्ट ये चैप्टर करोगे, वीडियो को सुनने के बाद ही खुद से चैप्टर पढ़ना। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय, बाय बाय बोलो बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड इवनिंग, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय वर्चुअल किड्स, बाय शशि, ईशी, काव्या, जरीन, जय, कैल्सी, तृप्ति, काव्या, मलिया, लक्षिता, मानस, बाय बाय ज्योति, बाय जरीन, बाय सीमा, बाय आकाश, बाय रोहित, बाय मीठालाल, बाय वेदांत, बाय आरपीजे, बाय भागवत सुतार, बाय बाय, बाय एवरीवन।
बाय कमलेश, बाय रोहित, बाय विनीश, तृप्ति, मुंजा, योगिंद्र राठौड़, वंशिका, श्रेया, श्रुति, पठान, नदीम, बाय 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 बाय। अब बहुत सारे नाम हैं, मैं इतने रीड नहीं कर पाऊंगी। नैना, थैंक यू, बाय। सुषमा, बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय 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 बेटा, बाय बाय।